हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर शिप्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर शिप्रा पर। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए कि मैम हमें डिसलोकेशन पढ़ाइए, डिटेल में पढ़ाइए। तो आज हम यहाँ पे शोल्डर डिसलोकेशन की बात करेंगे और हम इतना अच्छे से उसे समझेंगे कि आपको फिर कहीं और से पढ़ने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो व्हाट इज शोल्डर डिसलोकेशन? फर्स्टली समझिए, शोल्डर एक जॉइंट है जो दो बोन से मिलके बना है। फर्स्ट इज हमारा स्कैपुला एंड सेकंड वर्ज इन ह्यूमरस बोन। जो स्कैपुला है आप सबको पता है, जो इस तरीके से ये जो हमारा बोन है दैट इज स्कैपुला। और ह्यूमरस का है हमारे हाथ में है, इस तरीके से ये जो है वो ह्यूमरस है। और ये दोनों जब ऐसे जुड़ता है दैट इज ग्लिनोइड कैविटी, जो कहाँ पे हमारे स्कैपुला में है। और ग्लिनोइड कैविटी में इस तरीके से फिट होता है कौन? ह्यूमरस का हेड। ये जो जॉइंट बन रहा है दैट इज शोल्डर जॉइंट। अब आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्टली तो शोल्डर जॉइंट किस किस में बन रहा है? स्कैपुला और ह्यूमरस के बीच में बन रहा है। और जो ह्यूमरस है वो कहाँ फिट हो रहा है? वो ग्लिनोइड कैविटी में जाके फिट हो रहा है। अब आप सभी को दिख रहा होगा ग्लिनोइड कैविटी जो है बहुत छोटी सी कैविटी है और बहुत ही शैलो है, मतलब डीप नहीं है, शैलो कैविटी है। इसलिए डिसलोकेशन होने के भी चांसेस ज्यादा है। अब आप समझिए यहाँ पे कि मोस्ट कॉमनली जो डिसलोकेशन है वो एंटीरियर जो शोल्डर डिसलोकेशन है वो मोस्ट कॉमनली किस में देखने को मिलेगा? एडल्ट्स में देखने को मिलेगा। चिल्ड्रंस में भी मिलता है, अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, कोई गिर गया है, उस कंडीशन में हमें चिल्ड्रंस में भी देखने को मिलेगा, बट एडल्ट्स में हमें ज्यादा देखने को मिलता है आफ्टर 20 ईयर्स। और इसमें तीन तरीके के डिसलोकेशन मिलते हैं। आप खुद समझिए, ये ग्लिनोइड कैविटी है, ये या तो ये बोन आगे जा सकती है, या ये बोन पीछे जा सकती है, या ये बोन नीचे जा सकती है। आप खुद सोच सकते हैं कि ऊपर तो नहीं जा सकती है। ठीक है, तो तीन ही टाइप का हमें शोल्डर डिसलोकेशन मिलता है। फर्स्ट इज एंटीरियर, सेकंड इज पोस्टीरियर एंड थर्ड वन इज इंफीरियर। ठीक है, अब आप समझिए कि होता क्यों है। सबसे पहले आप लोगों ने सभी में एक रोहित शर्मा का वीडियो देखा होगा जिसमें वो फील्ड में कैच लेते टाइम गिर जाते हैं और उनका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। अगर आप उनकी पोजीशन को ढंग से देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो आउट स्ट्रेच हैंड से गिर गए थे, मतलब उसका उनका हाथ पीछे की तरफ था या बाहर की तरफ था। और उस कंडीशन में वो गिर गए थे जिसके कारण उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया था और उनका जो एंटीरियर डिसलोकेशन हुआ था। तो यही आप इस डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पे जो ये खिलाड़ी है ये किस तरीके से गिरा है? इनका हाथ खुला हुआ है और बाहर की तरफ एक्सटेंडेड है। तो इसे हम बोलते हैं एबडक्टेड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड कंडीशन, हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। इस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसका एंटीरियर डिसलोकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर कोई भी डायरेक्ट पुशिंग फोर्स हो, मतलब हो सकता है कोई भी हमारे हाथ को ऐसे पीछे की तरफ बहुत फोर्सफुली मोड़ रहा है, या हमें कोई फोर्सफुली पुश कर रहा है हमारी ह्यूमरस को आगे की तरफ, तो उस कंडीशन में भी आपका एंटीरियर डिसलोकेशन हो सकता है। थर्ड वन इज आपका जो पोस्टीरियर जो डिसलोकेशन है वो किस कंडीशन में होगा? देखो समझिए, सबसे मोस्ट कॉमन जो शोल्डर डिसलोकेशन है दैट इज एंटीरियर, जो आपको 90% केसेस में देखने को मिलेगा। बट रेयर कंडीशन में आपको शोल्डर का पोस्टीरियर डिसलोकेशन भी देखने को मिलेगा। वो किस कंडीशन में? यहाँ आप डायग्राम देखो, ये दो फाइटर्स हैं आपस में लड़ रहे हैं और फर्स्ट वन जो फाइटर है उसने सेकंड वाले को बहुत तेज से पुश किया है, कहाँ पे? शोल्डर जॉइंट पे। इस कंडीशन में जो ह्यूमरस बोन है, ये जो आपका ह्यूमरस बोन है, वो ग्लेनाइट को छोड़ के पीछे की तरफ चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर डिसलोकेशन। ठीक है, अब समझिए इसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट वन मैंने बताया, जो ग्लिनोइड जो कैविटी होती है वो बहुत शैलो कैविटी है, देखो डीप नहीं है। अगर ये डीप होती तो ये इसके अंदर अच्छे से जाके फिट हो जाता और ये बाहर नहीं आता। बट इसके शैलो होने की वजह से इसके जो मूवमेंट है, डिसलोकेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेंज ऑफ मूवमेंट। ये जो जॉइंट है आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट, आपका हाथ ऊपर भी जाता है, साइड में भी जाता है, पीछे भी जाता है, आपको बहुत ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके बाद भी आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो अपने हाथों में से शरीर को निकाल लेते हैं, डेट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट। उस कंडीशन में क्या होता है? आपका शोल्डर डिसलोकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड वन इज कि आपके जो लिगामेंटस लैक्सिटी है, ये क्या होता है? अगर आप अपने जॉइंट को हाइपर मोबाइल कंडीशन में रखेंगे तब ऐसा होने की कंडीशन बनती है। और उसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है? हमें मिलता है ग्लिनोइड डिस्प्लेजिया। व्हाट इज ग्लिनोइड डिस्प्लेजिया? ये एक एबनॉर्मेलिटी है जो चाइल्डहुड से हमें दिखने को मिलती है, जिसमें ग्लिनोइड कैविटी कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी स्ट्रेसफुल मूवमेंट हो जाए उस कंडीशन में हमारा शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है।
क्लासिफिकेशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 3 टाइप होता है। एंटीरियर डिसलोकेशन जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन और इंफीरियर डिसलोकेशन। अब आप समझिए कि जो एंटीरियर डिसलोकेशन है ये है, ठीक है, ठीक है, ये एंटीरियर डिसलोकेट, ये एंटीरियरली बोन है। अगर ये बोन यहाँ आ रही है तो डेट इज ग्लिनोइड कैविटी, समझिए डेट इज ग्लिनोइड कैविटी, ये इस तरीके से। अगर ये इस तरीके से आ रही है तो ये ग्लिनोइड कैविटी के आगे आ गई, डेट इज कॉल्ड प्री ग्लिनोइड। ग्लिनोइड कैविटी के आगे आ गए इसलिए डेट इज कॉल्ड प्री ग्लिनोइड। अगर ये यहाँ से स्लिप होके यहाँ आ जाए डेट इज कोरेकोइड प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरेकोइड प्रोसेस। अगर ये ग्लिनोइड कैविटी से खिसक के कोरेकोइड प्रोसेस के आगे आ जाए तो इसे हम बोलते हैं सब कोरेकोइड। सेकेंड वन इज सब कैरेकोइड जो हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। थर्ड वन इज सब क्लैविकुलर। देखो ये आपकी क्लैविकल है जो इस तरीके से यहाँ पे जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। क्लैविकल कहाँ लगती है हमारे, जो ये एक्रोमियन प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस पे हमारी क्लैविकल कुछ इस तरीके से लगी हुई रहती है। दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये आपकी क्लैविकल लगी हुई है। अगर आपकी बोन इसको छोड़ के ऐसे क्लैविकल के नीचे आ जाए, इतना ज्यादा डिसलोकेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड सब क्लैविकुलर या इंफ्रा क्लैविकुलर, जो हमें बहुत ही रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। समझ गए आप मेरी बात को। इसका मतलब एंटीरियर डिसलोकेशन 3 टाइप से सब टाइप में देखने को मिलेगा। फर्स्ट इज प्री ग्लिनोइड, ग्लिनोइड कैविटी के आगे आ जाए। सेकेंड वन इज सब कोरेकोइड, कोरेकोइड के नीचे आ जाए। थर्ड वन इज सब क्लैविकुलर या इंफ्रा क्लैविकुलर, जिसमें हमारा जो ह्यूमरस है वो कहाँ आ जाए, क्लैविकल के नीचे की तरफ आ जाए। उसके अलावा पोस्टीरियर डिसलोकेशन या इंफीरियर डिसलोकेशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये आपका ग्लिनोइड कैविटी और आपका ह्यूमरस पीछे की तरफ चला गया, और यहाँ आपको एक्सरे में विजिबल है कि ये ग्लिनोइड कैविटी और आपका जो ह्यूमरस का है नीचे की तरफ चला गया, डेट इज कॉल्ड इंफीरियर डिसलोकेशन। अब इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या होगी, अब हम खुद सोच सकते हैं, अगर हमारा शोल्डर डिसलोकेट हो गया है, हमारी क्लिनोइड कैविटी को छोड़ दिया है, तो क्या मैं अपने हाथ के मूवमेंट नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए व्यक्ति हमारे पास कैसे आएगा, वो अपने हाथ को कुछ ऐसे पकड़े हुए हमारे पास आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें देखने को मिलेगा कि हाँ उसके शोल्डर में कुछ हुआ है। जब आप उसको एग्जामिन करेंगे तो ग्लेनाइड कैविटी जो होगा वो खाली होगा, और इसके कुछ टेस्ट होते हैं वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसको हम कैसे एग्जामिन करते हैं ओपीडी लेवल पर कि हाँ डिसलोकेशन हुआ है। दूसरा, पेशेंट से जब आप हिस्ट्री लेंगे तो पेशेंट आपको हिस्ट्री देगा कि हाँ वो गिर गया था या उसे चोट लग गई थी, इस तरीके की वो ट्रॉमा की आपको हिस्ट्री देगा। अब फर्स्ट वन इज डुगास टेस्ट। जब आप ओपीडी में हैं, आपके पास पेशेंट कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो आप उसे कैसे एग्जामिन करेंगे, आप उसे आराम से चेयर पे बैठा दीजिए। उसके बाद पेशेंट को बोलिए कि आप अपने जो, जैसे ये वाला हाथ वो ऐसे पकड़ के आया है, तो हम उसे बोलेंगे आप अपना दूसरा शोल्डर जो है उसे टच करके बताइए। अभी मुझे डिसलोकेशन दी है, मैं इजीली अपने हाथ को टच कर सकती हूँ, बट अगर डिसलोकेशन होगा तो पेन के कारण और मूवमेंट कम होने के कारण वो इसको टच कर ही नहीं पाएगा। सेकेंड वन, सेकेंड वन आप उसको बोलते हैं, हम उसे हैमिल्टन रूलर टेस्ट। व्हाट इज हैमिल्टन रूलर टेस्ट, आप इसे मानो कि ये एक रूलर है, मतलब एक स्केल है। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ तो ये आपके एक्रोमियन प्रोसेस और जो लैटरल एपिकॉन्डाइल है उसको साथ में टच नहीं करेगा। व्हाट इज लैटरल एपिकॉन्डाइल, दिस इज लैटरल एपिकॉन्डाइल, दिस इज मीडियल एपिकॉन्डाइल, और दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस। समझ रहे हो आप मेरी बात को, ये जो दिख रहा है आपको ये है एक्रोमियन प्रोसेस, ये है ह्यूमरस, और ये जो नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये है लैटरल एपिकॉन्डाइल, दिस इज मीडियल एपिकॉन्डाइल। अब आप सोच के देखो, अगर मैं यहाँ कोई स्केल रखूंगी तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में आएगा, नहीं आएगा। बट जब इसका मूवमेंट ऐसे हो गया है तो अब अगर मैं स्केल रखूंगी तो ये, अब अगर मैं स्केल रखूंगी तो इस तरीके से ये एक ही लाइन में एक दूसरे को टच करेगा, दैट इज हैमिल्टन रूलर टेस्ट। अगर डिसलोकेशन नहीं है तो कोई भी जो रूलर है या स्केल है वो एक्रोमियन प्रोसेस और लेटरल एपिकॉन्डाइल को टच नहीं करेगा। अगर डिसलोकेशन है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा, उसे टच करेगा। दूसरा जो हमारी डेल्टोइड मसल्स है वो भी उसे टच करने से रोकती है। अब हमें इसे ट्रीट कैसे करना है, ओपीडी लेवल पर, या हम इसे कोचर मेथड से ट्रीट करते हैं। व्हाट इज कोचर मेथड, जस्ट लुक एट मी, व्हाट इज कोचर मेथड। आपके पास जो व्यक्ति है वो इस पोजीशन में आ रहा है, तो फर्स्ट वन आपको क्या करना है, होल्ड हर हैंड या हिज हैंड फ्रॉम हेयर एंड गिव अ ट्रैक्शन, ठीक है।
मैं खुद पे परफॉर्म कर रही हूँ इसलिए मेरे हैंड के मूवमेंट वैसे हैं। अगर आप पेशेंट को होल्ड करेंगे तो लाइक दैट, होल्ड इट एंड ट्रैक्शन दीजिए। ट्रैक्शन देने के बाद में आप उसका अपना जो सेकंड हैंड है वो यहाँ रखिए, फर्स्ट हैंड आपका यहाँ है, सेकंड हैंड यहाँ है, और सेकंड हैंड से आप उसके हैंड के मूवमेंट कर दीजिए इस तरीके से। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन करने के बाद में अब जो है आपको व्यक्ति के हाथ को बॉडी के पास लाना है। दैट इज कॉल्ड अडक्शन। दैट इज कॉल्ड अडक्शन। एडक्शन करने के बाद में अब आप इस वाले हैंड को यहाँ से मूव करेंगे उसके शोल्डर की तरफ। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रोटेशन। तो हमने 4 स्टेप परफॉर्म किए। फर्स्ट इज ट्रैक्शन, सेकंड इज एक्सटर्नल रोटेशन, थर्ड वन इज अडक्शन एंड फोर्थ वन इज इंटरनल रोटेशन। तो इस तरीके से हम इसको रिड्यूस करते हैं मैनुअली। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा मैंने एक ट्रिक भी लिखी है, TEI। इसे हम बोलते हैं ट्रैक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, अडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। इसके अलावा हम एक और प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, दैट इज हिपोक्रेट मेथड या एडवांस हिपोक्रेट मेथड। व्हाट इज हिपोक्रेट मेथड? आप एक पेशेंट है, काफी सॉरी, एक पेशेंट है, उसे आप सुपाइन पोजीशन में लिटा दीजिए। देखो, आपको अगर डिसलोकेशन परफॉर्म करना है तो हम विदाउट एनेस्थीसिया भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट इफ यू वांट तो आप एनेस्थीसिया दीजिए एंड कंप्लीटली इजीली परफॉर्म कीजिए। तो उस पेशेंट को इस तरीके से हमने लेटा दिया है। लेटाने के बाद जो कंसल्टेंट है वो क्या करेंगे, जो डिसलोकेटेड हैंड है उसको बाहर की तरफ ट्रैक्शन देंगे और उस पेशेंट का जो ये वाला एरिया है वहां पे अपना पैर लगा के उसको पीछे की तरफ पुश करेंगे। यहाँ पे आप देखिए ये पैर से इसको पीछे की तरफ पुश कर रहा है और हैंड को आगे की तरफ। इस तरीके से वो वापस जो आपका ह्यूमरस है वो कहाँ चला जाएगा, ग्लिनोइड कैविटी में चला जाता है। दैट इज कॉल्ड एडवांस हिपोक्रेट मेथड। इसमें किसी भी पेशेंट के अंडर आर्म्स में आपको पैर नहीं लगाना है, आपको एक असिस्टेंट लेना है। असिस्टेंट को बोलना है कि इस तरीके से एक कपड़े को अपनी तरफ खींचे, पेशेंट के चारों तरफ इस तरीके से रैप करके अपनी तरफ खींचे, और आपको पेशेंट के हैंड को अपनी तरफ खींचना है अपोजिट डायरेक्शन में। इससे भी पेशेंट का जो हैंड है वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा, मतलब ग्लिनोइड कैविटी में आ जाएगा। ये था हमारा टॉपिक आज का, डेट इज शोल्डर डिसलोकेशन। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए आप वो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।